कुछ बड़ी खबरों के साथ कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। बात हरियाणा की करेंगे, उससे पहले यूपी में कर लेते हैं। सोचिए, यूपी में एक खबर है कि एक चुनाव की पर्ची भरी जा रही थी। लखीमपुर में सहकारी समिति का चुनाव होना था। बीजेपी विधायक मंजू त्यागी एसडीएम के सामने नामांकन अधिकारी से विपक्षी उम्मीदवार के पर्चे लूट कर ले गए। अधिकारी, एसडीएम और पुलिस एक दूसरे के मुंह ताकते रह गए और उतना ही नहीं, बाद में पुलिस ने जमकर डंडे चलाए। लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता की हनक जो है वो इसी तरह से चलती है, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान जब सत्ता में होते हैं तो वैसा नहीं करते हैं। बात हरियाणा की करूंगा। हरियाणा से एक ओबीसी समाज के युवा नेता, बहुजन नेता प्रदीप नरवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन खबर ये है कि जो आपको टीवी अखबार दिखा रहा है कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और हो सकता है कि उसकी हालत मध्य प्रदेश जैसा न हो जाए। हवा तो बनी हुई है, जैसे मध्य प्रदेश में हवा बनी हुई थी, छत्तीसगढ़ में हवा बनी हुई थी। दरअसल गठबंधन न करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, तो वो बड़ा डैमेज करेंगे। और दूसरी तरफ सोचिए, कांग्रेस का जो ईगो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में इंडियन लोकदल, बसपा और उसको हलोपा का भी अब जन समर्थन मिल गया। 3 दलों का गठबंधन हो गया हरियाणा में, जो एक बड़ी खबर है। ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा और ये कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है। पिछली बार भी कांग्रेस बीजेपी को बहुमत नहीं था और दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने लगभग 9 से 10 सीटें जीती थी, उनकी वजह से सरकार बनी थी। तो पूरे देश में गठबंधन की सरकार चल रही। इसी बीच एक और खबर बता दूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं हेलीकॉप्टर चोरी का। जी हां, यूपी के मेरठ में हुआ है, हेलीकॉप्टर चोरी हुआ है। हेलीकॉप्टर, कुछ लोग आए रनवे पर और हेलीकॉप्टर को खोलकर ट्रक में लाद कर ले गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आगे भी आपको खबर बताऊंगा। मेरठ में हेलीकॉप्टर लूट, ट्रक में लाद ले गए हेलीकॉप्टर। पायलट रविंद्र सिंह ने मेरठ के एसएसपी को ये तहरीर दी है, शिकायत दी है कि हवाई पट्टी पर जबरन 15-20 लोग घुस आए, खोलकर ले गए हेलीकॉप्टर। तो ये तस्वीर सही है नहीं है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। और बनारस में सोचिए, बनारस में तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं। बनारस संसदीय क्षेत्र में रामनगर शास्त्री घाट पर करोड़ों की लागत से बनने वाला विश्राम गिरी, जो कुछ महीने पूर्व भी बना था, भ्रष्टाचार की भेंट में धराशायी हो गया। जैसे शिवाजी की मूर्ति टूट गई थी, जैसे उज्जैन में मंदिरें टूट गई थी, अब बनारस में विश्राम गिरी जो है वो टूट गया है और उसके नीचे एक लोग दब भी गए हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है हरियाणा से। हरियाणा में यूपी में देखिए हेलीकॉप्टर की लूट हो जाती है, उस पर मीडिया नहीं चलाएगा। एसडीएम से पर्चियां छीन ली जाती है बीजेपी विधायक मंजू तिवारी। तो ये जाति की हनक प्लस विधायक प्लस सरकार, तो ये बड़ी खबर है। और वहीं बात हरियाणा चुनाव की, हरियाणा में मुकाबला ट्रायंगुलर होता जा रहा है। एक तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बीएसपी जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, इनोलो के साथ, इंडियन लोकदल के साथ गठबंधन में है। और उसके बाद हलोपा, उसके साथ गठबंधन हो गया। एक और पार्टी जिसका सिरसा उड़सा में बहुत प्रभाव है। और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की हरियाणा चुनाव में इनोलो बसपा गठबंधन के पक्ष में अंबाला, पलवल, सिरसा और जींद जिले में रैली प्रस्तावित हुई है। हरियाणा पर उनका जल्द ही कार्यक्रम घोषित होगा। आकाश आनंद भी जो है वो इस चुनाव में, इस रैली में करेंगे। वहीं देश भर में धरना प्रदर्शन का दौर जो है जारी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन हरियाणा के आप अगर हैं तो हरियाणा में बताइए कि हरियाणा में रुझान क्या है। हरियाणा के बता दूं, दलित एक बड़ा फैक्टर है, 20% से ज्यादा दलित समाज के वोट हैं। कुमारी सैलजा एक प्लस पॉइंट है। कुमारी सैलजा लगातार इंटरव्यू भी दे रही हैं। सवाल है कि क्या कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है, कांग्रेस का सबसे जो ताकतवर प्लस पॉइंट है वो है कुमारी सैलजा। आपको बता दें, पहले अशोक तंवर अध्यक्ष थे, बाद में हुड्डा फैमिली से नहीं बनी, वो बाद में आम आदमी पार्टी में गए, अब बीजेपी में है।
इस बार शैलजा और तंवर एक साथ लड़े थे, शैलजा चुनाव जीत गई हैं। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट शैलजा है, जो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट भी हैं, और अगर वो अच्छा करते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी एससी समाज से आते हैं। लेकिन अब तक हरियाणा में कांग्रेस की बात करें तो हुड्डा फैमिली का वर्चस्व रहा है, लेकिन इसी को बीजेपी मुद्दा बना रही है। बीजेपी वहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट का मसला है, ओबीसी पर बीजेपी का फोकस है। उन्होंने सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, एससी समाज का वोट है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी से एससी एसटी ओबीसी के लोग काफ़ी नाराज हैं। आरक्षण जिस तरह से खत्म हो रहा है, सवर्ण तुष्टीकरण जिस तरह से हो रहा है, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग, सच्चाई तो है कि बीजेपी को वो वोट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के मुकाबले आप बीजेपी की बात करेंगे तो सोशल रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा है, पॉलिटिकल सोशल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, और ये है। लेकिन नौकरी में जिस तरह से भेदभाव होता है, और जिस तरह से बीजेपी को कंट्रोल करना पड़ेगा, आरएसएस को और जो जातिवादी लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के आने का उनको लगता है कि ये मेरी सरकार है। जबकि सरकार कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या ममता हो या बीजेपी हो, इस देश में 90% एससी एसटी ओबीसी वोट है, और अब उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना भी आई है। तो 90% लोगों को दरकिनार करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, और ये जन चेतना बढ़ती जा रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस से आ रहा है, और अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी खबर है जो हरियाणा में भी दिख रहा है। तो हरियाणा में हो सकता है कि ट्रायंगुलर मुकाबला हो, और मैं फिर कह रहा हूं, 400 पार का बीजेपी ने नारा दिया था लोकसभा के चुनाव में, वो 240-41 पर सिमट गए। कल इसलिए खड़गे ने कहा कि अगर 20 सीटें और कम हो जाती तो हम इनको जेल में भेज देते और हमारी सरकार होती। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस की वापसी बहुत मुश्किल है, और इसीलिए आज उदित राज, जो कि कांग्रेस के अब नेता हैं, पहले बीजेपी में थे, उन्होंने मायावती पर हमला बोला है। लेकिन धीरे धीरे एससी एसटी ओबीसी समाज में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, कांग्रेस बीजेपी नहीं, तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं उसमें उनको लेकर नाराजगी है। उनको लगता है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, अभी दिलीप मंडल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सोचिए, कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है, लेकिन 2 राज्यों में उसकी सरकार है, 3 राज्यों में, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में, वहाँ जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, ओबीसी का रिजर्वेशन एससी एसटी का नहीं बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के कथनी करनी में बहुत अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही तरह से सोचते हैं। हाँ, ये है कि वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए जब विपक्ष में होते हैं तब 90% एससी एसटी ओबीसी लोगों की बात करते हैं। और इसलिए मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि आप दूध की रखवाली बिल्ली को नहीं दे सकते हैं। चूहा कहे कि बिल्ली मेरी रक्षा करेगी तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका नैसर्गिक स्वभाव है चूहे को खाना, दूध को खा जाना। तो एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज को अगर बीजेपी कांग्रेस कहती है कि हम आपको हक देंगे, तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन पार्टियों का नैसर्गिक जो लीडरशिप है, नैसर्गिक जो स्वभाव है, उसमें आरक्षण नहीं है, उनके डीएनए में इक्वालिटी नहीं है। वो तो पॉलिटिकल डर से, चूंकि कांग्रेस 60 साल तक राज करती रही, उसने बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। अब चूंकि बीजेपी आ गई है और सवर्ण समाज का एक मुश्त वोट बीजेपी के साथ है, उसको कुछ मिलना नहीं है, तो कांग्रेस को लगता है कि हमें पॉलिटिकल सर्वाइव करने के लिए एससी एसटी ओबीसी की ही बात करनी पड़ेगी। खड़गे साहब उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन सवाल है कि उसके जो डीएनए में जो है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सोचिए, कांग्रेस के ही सारे, लगभग बहुत सारे नेता बीजेपी में गए हुए हैं। बीजेपी के नेता समय पर फिर कांग्रेस में चले जाते हैं। तो सवर्ण समाज का जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स है, वो बहुत आइडियोलॉजिकल नहीं होता है, वो सत्ता के आसपास रहते हैं, सत्ता के साथ रहते हैं। इसलिए जैसे अभी मिलीजुली सरकार है केंद्र में, नीतीश कुमार हैं, उसमें गठबंधन में चिराग पासवान हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, तो मजबूरी में ही सही कांग्रेस को बीजेपी को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, मजबूरी है उनकी, करने पड़ेंगे। उसी तरह से मिलीजुली सरकार रहेगी तो एससी एसटी ओबीसी का ज़्यादा भला होगा, और इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, सब जगह मिलीजुली सरकार बनेगी, और मिलीजुली सरकार बनने की उम्मीद है। और उसमें बहुजन लीडरशिप की अगर भागीदारी हो तो फिर सोने पर सुहागा, तब जाकर बैलेंस होगा, महंगाई कम हो सकती है, रिजर्वेशन लागू हो सकता है। तो भारत में जो बहुलता है उसमें मिलीजुली सरकार जो है, वो इस देश के 90% लोग जो अभी भी
शोषित वंचित हैं उनके पक्ष में ज़्यादा हो सकता है। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लोकतंत्र में मिलीजुली सरकार, कमजोर सरकार डेमोक्रेटिक सिस्टम में ज़्यादा मजबूती से काम करता है, ज़्यादा जनता के पक्ष में काम करता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।